हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब तो आपके सेकंड मिड टर्म शुरू होने वाले हैं। पहले सेकंड ईयर के होंगे, उसके बाद वो फर्स्ट ईयर के होंगे और उसके बाद राजूवास के फाइनल एग्जाम्स। तो आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। पिछले वीडियो में मैंने अपने स्कीम के बारे में बताया था, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। आज हम इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन का जो आपका सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर का 5th सब्जेक्ट, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, आपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसका बहुत सारा पोर्शन जो है वो आपके एनिमल न्यूट्रिशन में है। तो मेरे ख्याल से आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए और एग्जामिनेशन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं अगर हम नज़र डालें तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ है अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, संगठन के आधार पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी डिजीज है। तो ये पोर्शन अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी बहुत अच्छी, यानी कि 25% जो कोर्स है जो आपका कवर होता है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, चाहे वो फिल अप द ब्लैंक्स हो, शॉर्ट नोट हो, डेफिनेशन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, दैट इज इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन। ये है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल अगर शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन, वेरी वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी, स्टडी ऑफ द फूड। फूड को हम न्यूट्रिशन की भाषा में बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन रिलेशन टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ के संबंध में न्यूट्रिएंट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, एनिमल न्यूट्रिशन। अब सवाल ये आता है, फूड क्या है? फूड क्या है? एनी सब्सटेंस व्हेन इंजेस्टेड और ईटन विच नरिशेज द बॉडी। फूड क्या हुआ? कोई भी पदार्थ जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रदान करता है, फूड कहलाता है। अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट which is needed by the body. Why? Why? To provide energy to build up and repair the tissues, which provide energy to build up and repair tissues and to regulate various life processes. अब लाइफ प्रोसेसेस क्या है? आपका रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हमने क्या पढ़ा अब तक? बेसिक डेफिनेशन, स्टडी ऑफ फूड और स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट इज ए केमिकल कंपोनेंट which is needed by the body to provide energy and to build up and repair the tissues and to regulate the various processes of the life like growth, reproduction, etc. And lastly, अगर हमें सम अप करनी हो, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, हम कह सकते हैं इसको कि इट इज द साइंस। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द साइंस, विज्ञान है, that interprets the interaction of nutrients, interaction of the foods and nutrients in relation to maintenance of the body, growth, reproduction, diseases, etc. अगर हम इसको थोड़ा हिंदी में देखें, वैसे आपको अगर थोड़ा बहुत ज्ञान इंग्लिश का है, अच्छी आपकी इंग्लिश है, तो आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और ये आपका उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का यूज करना चाहिए।
यानी हमने अभी क्या पढ़ा उसी को हम हिंदी में बोल देते हैं। पशु पोषण के अंतर्गत प्राणी शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक एवं कार्य की अभिक्रियाएं को शामिल किया गया है, जो भोजन शरीर के ऊतकों एवं गतिविधियों में रूपांतरित करती है। और इसके अंतर्गत हम जो जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी डाइजेशन की, वो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे फूड का इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, डेफिकेशन। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर है। जब हम इतना पढ़ते हैं तो हमें एक क्वेश्चन और आना चाहिए, हु इज द फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। तो फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो लॉरेंट लेवोजियर है। आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो लेवोजियर। फुल नाम इसका एंटोनी लॉरेंट लॉरेजियर, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण उनके संगठन के आधार पर। जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का जो कंपोजिशन है उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स एंड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भी अभी हमें आपको ये जो है बहुत ही थोड़ा क्विकली चलना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम इसको पढ़ चुके हैं। देखिए जो एनिमल बॉडी है, ये नोट्स जो है वो मेरे पास में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये आपको मैं इसके वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो लास्ट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, मेनली ब्रॉडली दो चीजों की बनी हुई है। वन इज वाटर, अनदर इज ड्राई मैटर। देन ड्राई मैटर जो है उसको हमने फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में हमारे आगे मिनरल्स जिसमें मैक्रो माइक्रो है, और ऑर्गेनिक में आपके आ गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि पशुओं और पौधों के शरीर के संगठन के आधार पर हम इन रासायनिक तत्वों को 6 समूह में, 6 मेजर ग्रुप्स में बांटते हैं। फर्स्ट वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वाटर के फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, प्रोटीन के फंक्शन, मिनरल्स के फंक्शन एटसेट्रा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसके बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। इसकी जो मुख्य इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, ये आपको याद रखना है, शुगर। क्या इकाई है? शुगर। शर्करा की संख्या के आधार पर हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट में। हम रिवीजन कर लेते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब वो कौन से मोनोसेक्राइड है, कौन से ओलिगोसेक्राइड है, देख लीजिए। जिसके अंदर 1 शुगर मॉलिक्यूल है, मोनो का मतलब एक। जिसके अंदर 2 से 10 शुगर है, ओलिगो। और लास्ट है 10 से ज्यादा शुगर है, वो पॉलीसेक्राइड्स। अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको हम कार्बन की संख्या के आधार पर देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके फिलअप दी ब्लैंक्स आएंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसमें भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स हैं वह है सिंपल शुगर, और ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसकी बेसिक यूनिट है। कार्बन की संख्या के आधार पर अब हम इसको किस में डिवाइड करते हैं? ट्रायोज 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन और एक्सोज 6 कार्बन। अब हर एक के आपको 1-2 एग्जांपल्स भी आने चाहिए,
ट्रायोज के एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स हैं। टेट्रोज के एग्जाम्पल इरिथ्रोज हैं। पेंटोज के एग्जाम्पल राइबोज शुगर है। और हेक्सोज के एग्जाम्पल ग्लूकोज शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स एग्जाम्पल ओलिगोसैकेराइड के क्या है? ओलिगोसैकेराइड क्या? 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स हैं, तो वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है कि कोई एग्जाम्पल बताइए, या ये किसी शुगर का नाम दे दिया और आपको पूछा गया कि ये ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 इसके अंदर मोनोसैकेराइड्स है। पहला है सुक्रोज। अभी सुक्रोज जो है किसका बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज है, एग्जाम्पल किसका बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फिर है माल्टोज, ये किसका बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज। और लैक्टोज, लैक्टोज किसका बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे अधिक पाई जाने वाली शर्करा या शुगर है, ग्लूकोज। आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आएगा। इसका दूसरा नाम है ग्रेप शुगर। क्या नाम है? ग्रेप शुगर। और इसका नाम है ग्रेप शुगर या ग्लूकोज। अब मिल्क शुगर जो है वो भी इसमें आपको आती है, क्या है? लैक्टोज। किसकी बनी है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क में कौन सी शुगर, शर्करा पाई जाती है? हमें बताना होगा शुगर। और अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं, सबसे मीठी जो शुगर है वो आपकी कौन सी है? फ्रुक्टोज। सबसे जो मीठी शुगर है वो है फ्रुक्टोज। अब इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लेव्युलोज। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलकर बनाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन्स है, एटसेट्रा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो एनिमल बॉडी है उसमें जो संचित कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर ये रहते हैं स्टार्च के रूप में। ये इसका हुआ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब अगर हम घुलनशीलता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, तो वो क्या है? 2 तरह के हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इसके उदाहरण क्या है? आपके सिंपल शुगर जितनी भी है वो आपके सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है क्रूड फाइबर। देखिए ये टर्म्स आपके न्यूट्रिशन में बार बार आएंगे। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट NFE, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट क्रूड फाइबर्स। और इसके एग्जांपल क्या है? सेल्यूलोज, लिग्निन, एटसेट्रा। अब टोटल कार्बोहाइड्रेट क्या हुए? टोटल कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल plus insoluble is equal to total carbohydrates, or we can say total carbohydrates is equal to NFE plus crude fiber। अब इसी कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में हम एक चीज और देख लेते हैं। जो रूमिनेंट्स हैं उनमें मुख्य है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलेज एंजाइम, जो कि रूमेन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफोना है, बैक्टीरिया है, उनमें मौजूद रहता है। सेल्यूलोज सेल्यूलेज के द्वारा, सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा एसिटिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया अगर शरीर के अंदर आवश्यकता से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो तो वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। इसमें एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या होगा? यही एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च के रूप में संगठित रहते हैं। स्टारवेशन के टाइम में जब हमें खाना नहीं मिलता है तो यह ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी के रूप में काम आता है और वापस से हम इसका जो है वो डाइजेशन होता है और ये फिर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दें,
1 ग्राम, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कुछ इसमें आपको बीच में स्किप भी कर रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर कर रहा हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन को हम इसमें यूज में नहीं करते हैं जनरली, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम फैट से हमको मिलती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी, यानी कि 2.25 टाइम्स ये क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज और है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट का क्या है भाई, ये जो नॉमिनेशन है, नॉमेनक्लेचर है, ये क्या चीज है, देख लीजिए। ऑल, एक चीज आप याद रख लीजिए, ऑल सुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये फिल अप द ब्लैंक्स, टू फॉल्स, और फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकते हैं। ऑल सुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर। थोड़ा सा आपको समझने में, पढ़ने में, सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको इसी तरह से आपको ध्यान रखना कि ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर्स। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। देखिए मेन फंक्शन इसका जो क्या है, बॉडी को एनर्जी देना है, शरीर का तापक्रम मेंटेन रखना है, और ये भोजन का एक बहुत बड़ा भाग बनाते हैं। बाकी जो काम है वो आप बुक में और भी देख सकते हैं अगर आप पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम चलते हैं फैट के बारे में। तो फैट क्या है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर है, भोजन के आवश्यक तत्व हैं, अवयव हैं। किसके बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2 और 1 था, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 होना जरूरी नहीं है। अब ये जो है फैट पानी में अघुलनशील है, पानी में अघुलनशील है, तो फिर घुलनशील किसमें, अब वो पूछा जा सकता है ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, एटसेट्रा। ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है, लेकिन पानी में अघुलनशील है। अब हम फैट को भी क्लासिफाई कर देते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल या साधारण फैट, कंपाउंड या संयुक्त वसा, और डेराइव्ड या व्युत्पन्न फैट। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब सिंपल फैट को हमने फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, सिंपल को फैट एंड वैक्स, ये क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंगली हम इसको कर रहे हैं। अलग अलग बुक्स ने इसको थोड़ा सा अलग अलग क्लासीफाई भी किया है। सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सिंपल के अंदर फैट और वैक्स, कंपाउंड के अंदर 2 कैटेगरी बना दी, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। एंड देन डिराइव्ड के अंदर भी 2 कैटेगरी बना दी, स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, यूनिवर्सिटी का राज्यवास का जो फाइनल पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन बुकलेट, आंसर बुकलेट एक ही है, और क्वेश्चन के नीचे स्पेस छोड़ा गया है डेफिनेशन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर उतना ही आपको लिखना है जितना कि उसके अंदर स्पेस दिया हुआ है। अगर आपको ज्यादा याद है तो आपको सिर्फ उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही वहां लिखने हैं। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखे, दूसरे पॉइंट्स लिख दिए और पेपर में जगह नहीं बची है आंसर शीट में, तो आपको नुकसान होगा। तो इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि आपको कितना याद रखना है, कितना लिखना है। याद तो आपको बहुत सारा भी हो सकता है, तो उसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है वही आपको लिखनी है। ये क्लासिफिकेशन आता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक चार्ट के रूप में शॉर्ट में बना देंगे, उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डिस्क्राइब करने के लिए जगह वहां पर नहीं है। अब इसके क्या फंक्शन हुए साहब, फैट के फंक्शन करीब करीब वही है जो कार्बोहाइड्रेट के। ऊर्जा प्रदान करता है, वो करता है कम, ये करता है ज्यादा। कितना, 2.25 टाइम्स, ठीक है। और क्या, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और क्या करता है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आगे आएंगे, कौन से हैं, ए, डी, ई और के, उसके लिए जरूरी है। आंतरिक अंगों को, जो हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन्स है, उसके अंदर जो फैट डिपो है वो उसको बाहर की चोटों से बचाता है।
ये इसके फंक्शंस हो गए सब। और जो आवश्यकता से अधिक जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी बॉडी के कुछ जगह हैं वहां पर ये इकट्ठा हो जाती है। वो किस में होता था? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में, और फैट जमा होती है एडिपोज टिश्यूज के रूप में। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। हाँ, तो बात हो रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक मैटर है। किसके बने हुए? वही सेम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लस इसके अंदर एक चीज और आ गई, क्या? नाइट्रोजन। ठीक है। और इनकी जो प्रोटीन की जो संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है वो है अमीनो एसिड। मैं यहाँ एक बात और बता दूं चलते टॉपिक में, आपके पूरे कोर्स के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो फर्स्ट ईयर का, आपको जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स आप किसी भी अपने रजिस्टर में एक जगह, नोटबुक में एक ही जगह लिख लीजिए कि बेसिक यूनिट्स क्या है। मैंने अभी किसकी बताई आपको? प्रोटीन की। क्या है? अमीनो एसिड। अब नर्वस सिस्टम में क्या है? न्यूरॉन्स। ठीक है। किडनी की क्या है? नेफ्रॉन्स। इस तरह से आप एक ही जगह लिख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन 101% आएगा। सेकेंडली, आपके जो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके पीएच, ब्लड का पीएच कितना है, सीमन का पीएच कितना है, आपका ये जो मिल्क है इसका पीएच कितना है। तो जितने भी आपके फ्लूइड्स हैं कोर्स में, उनके पीएच मान, पीएच क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पीएच। तो पीएच वैल्यू आपको सब जगह इस तरह से, जो भी फिगर वर्क है वो आपको एक ही जगह इकट्ठा होना चाहिए। अलग अलग टॉपिक में दिया हुआ है। आप अब क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज करेंगे। ये पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पूरी बुक में जहां जहां पीएच वैल्यू आई है आप सबको ढूंढ के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। इसी तरह से जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, उसको एक जगह कर लीजिए। चलिए, प्रोटीन्स का हम देखते हैं। तो ये क्या है? किसके बने हुए हैं? संरचना क्रियात्मक क्या इसकी? अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में फर्क है। अनावश्यक क्या है? क्या अनावश्यक का मतलब बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आवश्यक और अनावश्यक दो है। यानी कि जो नॉन एसेंशियल है उसका निर्माण जो है वो शरीर में होता है, इसलिए इसको हमने नॉन एसेंशियल कह दिया कि इसको बाहर से लेना जरूरी नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या डिफरेंस है। एक चार्ट बनाइए। जितने भी, हाँ, यहाँ एक चीज मुझे और याद आ गई, जितने भी डिफरेंस के क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइलेज ए, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन जितने भी डिफरेंशिएट के क्वेश्चन हैं आप एक जगह कर लीजिए। इसमें से बहुत सारा पोर्शन जो है वो आपको फर्स्ट मिड टर्म, सेकेंड मिड टर्म और राज्यवास के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मोटा मोटा डिफरेंस मैं बता देता हूं, आप नोट कर पा रहे हैं? ठीक है। अदरवाइज इन सब के जो है मैं आपको कॉपी जो है वो वीडियो में आपको दिखा दूंगा, कर दूंगा, आप जो है अपलोड कर दूंगा। आप इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप अभी कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो एसेंशियल कितने हैं? 9। नॉन एसेंशियल कितने हैं? 9। अब इनके आपको नाम याद रखना जरूरी है। इट इज सम वॉट डिफिकल्ट। इसके लिए आपको अपने अपने निमोनिक्स जो है तैयार करने होंगे। मैंने भी एक तैयार किया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी निमोनिक्स इसका ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है और इनकी आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। किसकी? एसेंशियल की। और दूसरे वाले कौन से हुए? नॉन एसेंशियल। इनका शरीर में निर्माण होता है, इसलिए बाहर से आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सब के आपको नाम याद होना चाहिए। नाम याद करने के लिए आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनसे आप कर सकते हैं, अपना निमोनिक्स जिसको कहते हैं बना सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम करते हैं तो दो कैटेगरी में है, एक तो है ट्रू प्रोटीन और दूसरा है एनपीएन। एनपीएन
नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? यूरिया। अब जो ट्रू प्रोटीन है उनको हमने फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसा कि हमने फैट के केस में किया था, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड। सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। अब सिंपल में कौन से एग्जांपल है? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये जो प्रोटीन है सिंपल है। कॉन्जुगेटेड में कौन से हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन, ये कौन से हैं? कॉन्जुगेटेड। और डेराइव्ड में क्या आ जाएंगे? पेप्टाइड्स एंड कोएगुलेट प्रोटीन्स। अब प्रोटीन के फंक्शन क्या है? प्रोटीन के फंक्शन कार्बोहाइड्रेट और फैट से थोड़ा सा भिन्न है। बेसिक जो काम है प्रोटीन का वो है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, एंड फॉर वियर एंड टीयर, जो शरीर में टूट फूट होती है उसके लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में टूट फूट के लिए आवश्यक है। अब वृद्धि कब होती है? बहुत अर्ली स्टेज में होती है, चाइल्डहुड एज में होती है, तभी हम कहते हैं कि बच्चों को ग्रोथ अच्छी करनी है तो अच्छी प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मिनरल्स या खनिज। देखिए खनिज या मिनरल्स क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है मिनरल्स ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक है। मिनरल्स इनऑर्गेनिक है तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? जब किसी अकार्बनिक पदार्थ को, इनऑर्गेनिक पदार्थ, पूर्ण रूप से इतना जलाया जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार के काले कण न बचे, तो जलाने के बाद में जो राख या ऐश प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। अब चूंकि इसमें कार्बन नहीं होता है इसलिए इसका दूसरा नाम है, कार्बन नहीं है, जल चुका है, इसलिए इसका नाम क्या है? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक एश। तो क्वेश्चन क्या बना? मिनरल्स का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक एश, इनऑर्गेनिक एश क्या होगा? इनऑर्गेनिक एश। और ये मिनरल्स जो है क्या करते हैं? जैसे हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ के लिए, वियर एंड टियर के लिए आवश्यक है। क्या मिनरल्स एनर्जी देते हैं? वियर टियर के लिए आवश्यक है? मिनरल्स जो है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हमारे शरीर की जो है वो उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए आवश्यक है, और कुछ एंजाइम्स के लिए मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कुछ विटामिन के लिए भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब मिनरल्स को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, या माइनर और मेजर। जिनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में पड़ती है उनको मेजर बोल दिया, कम मात्रा में जो शरीर के लिए आवश्यक है उनको हमने माइनर बोल दिया। तो अल्प मात्रा में चाहिए कौन से? माइनर। अधिक मात्रा में चाहिए मेजर। आवश्यकता जनरल, इन जनरल जो बताया गया है वो बताया गया है माइक्रो की जो आवश्यकता है 70 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 70 मिलीग्राम पर केजी वेट। और जो मैक्रो है उनकी आवश्यकता 70 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा। संख्या में माइक्रो कितने हैं? 15 है, और मैक्रो जो है वो आपके 7 है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, कौन से माइक्रो हैं, कौन से मेजर है। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये कौन से हैं? ये हैं आपके मैक्रो। इसके अलावा जो बच गए वो हो गए आपके माइनर एलिमेंट्स। अब चलते हैं लास्ट पोर्शन इसका, विटामिन्स के बारे में। देखिए मिनरल्स इनऑर्गेनिक हैं, विटामिन्स आपके ऑर्गेनिक है। कई बुक्स में विटामिन्स को इनऑर्गेनिक दे दिया गया है, जो आप सुधार कर लें। तो विटामिन्स क्या हो जाएंगे? जटिल कार्बनिक यौगिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज या अभाव रोग। और विटामिन का सबसे पहले शब्द का प्रयोग जो है फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1912 में इसको किया था।
अब इसके अलग अलग हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज क्या है विटामिन की। तो जनरल प्रॉपर्टीज है, भोजन में इसकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, ये उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का काम करते हैं। फिर अलग अलग जो विटामिन हैं उन सब के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ये शरीर में संश्लेषित नहीं होते, लेकिन अपवाद है रूमिनेंट्स के अंदर कुछ विटामिन, खास तौर से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। इसलिए हम किससे प्राप्त करते हैं इनको? पेड़ पौधों पर हम इससे निर्भर रहते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन दो है मेजर, आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर कई विटामिन है, B1, B2, B6, B12 एटसेट्रा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल। इसके अलावा जो विटामिन है ए, डी, ई एंड के, ये हैं आपके फैट सॉल्युबल। अब विटामिन के जो नाम है ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, इनके अलग अलग नाम भी और दिए हैं। ये क्वेश्चन भी एक समझ लीजिए कि आपके पेपर में आएगा आपका, कि इस विटामिन का नाम क्या है, इस विटामिन का नाम क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। विटामिन B12 को कहते हैं, अब ये विटामिन B12 का नाम बता दीजिए आप। साइनोकोबालामिन। विटामिन B1 को कहते हैं विटामिन B1 थायमिन। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और डेफिनेटली आएंगे। तो इनको भी आप जो है अलग से रख के याद कर लीजिए किस किस तरह से फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन में अंतर क्या हुआ? पहला अंतर तो ये हो गया, फैट सॉल्युबल फैट में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल वाटर में घुलनशील है। दूसरा अंतर क्या हो गया? एग्जाम्पल्स का। फैट सॉल्युबल का एग्जाम्पल ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्युबल का एग्जाम्पल बी कॉम्प्लेक्स और सी। तीसरा डिफरेंस हुआ पाचन एवं अवशोषण। किसका? फैट सॉल्युबल का। वो बाइल द्वारा होता है। किसके द्वारा? पाचन एवं अवशोषण जो है वो बाइल एवं वसा के द्वारा होगा, और उसका किसके द्वारा होगा? आंतों के द्वारा होगा, वाटर सॉल्युबल का। उत्सर्जन एक्सक्रीशन कैसे होगा? जो आपके फैट सॉल्युबल है वो मल द्वारा बाहर निकलेंगे, वाटर सॉल्युबल है वो यूरिन या पेशाब के द्वारा बाहर निकलेंगे। भंडारण, जो फैट सॉल्युबल है वो शरीर में आपके लीवर में स्टोर हो जाएंगे एक्सेस है तो, और वाटर सॉल्युबल है स्टोर नहीं होते, जनरली स्टोर नहीं होते, वो जो है आपके पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन B12 के बारे में किया गया है कि ये अवशोषित जो है वो होता है। विषाक्तता, पॉइजनिंग, अगर विटामिन फैट सॉल्युबल है ए, डी, ई एंड के, अगर अधिक मात्रा में है तो ये इनके जो है टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल जनरली विषाक्त नहीं होते, क्योंकि ये पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी क्रम में जो है वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मैक्रो माइक्रो मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी का पार्ट है एक, इनकी कमी से होने वाले रोग, स्पेसिफिक रोग, क्या बोला हमने उनको? डिफिशियंसी डिजीजेज। उसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं, किताब के अंदर शायद टेबुलर फॉर्म में नहीं है, कई किताबों में टेबुलर फॉर्म में, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में याद करना पड़ेगा या याद करना चाहिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप सीरियल नंबर। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं विटामिन या मिनरल्स, दोनों में से कोई भी चीज। फिर आप बनाएंगे विटामिन या मिनरल का नाम। फिर आप लिखेंगे इसकी कमी से होने वाले स्पेसिफिक रोग। देख लीजिए, जनरल जो है वो बहुत सारे डिजीज हो सकती है, क्योंकि हमने बताया है कि विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एंजाइम्स की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। तो जनरल डेफिशिएंसी तो होती है तो हमें पूरे के पूरे विटामिन लेने पड़ेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जिनमें पर्टिकुलर विटामिन की ही आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स इन यंग एनिमल्स। अब इसके लिए
विटामिन ए खाना, बी खाना जरूरी नहीं है। ये जो रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से होती है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें विटामिन डी देना पड़ेगा। तो इसको अच्छा याद करने के लिए एक टेबल बनाइए, क्रम संख्या, मिनरल या विटामिन का नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग। अब कमी से होने वाले रोग अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर कैटल में कोई रोग स्पेसिफिक है, कोई स्वाइन में है, कोई पिग में है, कोई डॉग में है, कोई पोल्ट्री में है, तो किस एनिमल में कौन सा रोग स्पेसिफिक होता है। जैसे विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं आप, थायमिन। पोल्ट्री में कौन सी बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है, तो हमें कहना पड़ेगा पॉलीन्यूराइटिस इन बर्ड्स। पॉलीन्यूराइटिस, न्यूराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, पॉली मीन्स एक से ज्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना। तो पॉलीन्यूराइटिस इन बर्ड्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 दैट इज थायमिन। इस तरह से स्पेसिफिकली लीजिए। और लास्ट कॉलम होगा सोर्सेज, कहां से आपको मिलते हैं। प्लांट से मिलते हैं, मीट से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं, तो उसका स्पेसिफिक सोर्स। एक जो विटामिन है, एक मिनरल है, कई जगह पाया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसका मुख्य सोर्स है खट्टे पदार्थ, आंवला, नींबू, संतरा आदि। इसी तरह से आपको जो है विटामिन ए दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, फिश में मिलेगा। इस टेबुलर फॉर्म में अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स। इस पूरे टॉपिक को अगर आप याद करते हैं तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सरल टॉपिक है। अभी हमने न्यूट्रिशन का पार्ट, इसके अंदर एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा कहीं नहीं आया है, ये आपने फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 3-4 टॉपिक हैं इनको तो आप अच्छे कर लीजिए, ताकि आपके 40%, 25%, 40% पेपर इन 3-4 टॉपिक्स में से ही आएगा। आप पिछले राजू वास के 10 साल के पुराने पेपर्स देखें तो आपको इसका कन्फर्मेशन भी हो जाएगा। और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि राजू वास ने अब तक जो पेपर कंडक्ट किए हैं, एएचडीपी फर्स्ट ईयर, एएचडीपी सेकेंड ईयर, इनके 10 सालों के पेपर उठाइए और उनको बहुत अच्छी तरह से हल कर लीजिए। फिल अप द ब्लैंक्स, डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आप उठाएंगे पेपर, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साल में पूछा गया क्वेश्चन अगले साल या उसके अगले साल रिपीट हुआ है, क्योंकि आपका कोर्स इतना लंबा नहीं है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। किसमें, राजू वास के एग्जामिनेशन में। जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो राजू वास के जो सिलेबस है उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते कि हर साल अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएं। तो इसमें आपको, अगर आप सारे सालों के पेपर कर लेते हैं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 2022 के अंदर जो पेपर आपका होने जा रहा है, एचडीपी फर्स्ट ईयर का, एचडीपी सेकेंड ईयर का, मैं जहाँ तक समझता हूँ 40 से 50% क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 40-50% क्वेश्चंस आपके इन 10 सालों के पेपर में से आएंगे। हाँ, एक बात हो सकती है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको बदला जा सकता है। फर्स्ट में एक साल में कुछ और भाषा दे दी, दूसरे साल में कुछ और भाषा दे दी, तीसरे साल में कुछ और भाषा दी, लेकिन घूम फिर के उसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला जा सकता है, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। तो ये आप याद कर लीजिए, आपका 50% कोर्स तैयार है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ने पिछले 10 सालों के पेपर अगर लिए हैं बहुत अच्छे से, तो ही विल सिक्योर more than 60% marks. Okay, thank you, bye.